एसएसपी अजय सिंह ने देहरादून की एक निजी यूनिवर्सिटी के छात्रों की रैली में न पहुंचने पर की पिटाई के मामले में कहा, पुलिस इस मामले में जांच में जुटी। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने किया केदारनाथ धाम का निरीक्षण। सुरक्षा से लेकर यात्रा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। उन्होंने पुलिस जवानों से कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोपरि। चारधाम परिसर में रील बनाने पर रोक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने फैसले को सही ठहराया। यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने को राज्य की आर्थिक के लिए सुनहरा अवसर बताया। उत्तरकाशी के रमाल गांव में एक स्कूल छात्रा के साथ अध्यापक के दुष्कर्म से लोगों में काफी आक्रोश। पीड़िता के परिजनों ने एफआईआर दर्ज कर बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों ने आरोपी शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। जसपुर गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामजीवनपुर में एक शिक्षक को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाना पर अब भारी। जिला शिक्षा अधिकारी ने विभागीय जांच के बाद आरोपी शिक्षक को किया बर्खास्त। बर्खास्त शिक्षक बीते 24 साल से राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामजीपुरम में सहायक अध्यापक पद पर था तैनात। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और मतदान प्रक्रिया भी कई चरणों में हो रही है। वहीं इस वोटिंग प्रक्रिया के बीच सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जीत का दावा करती भी नजर आ रही हैं। जहां कांग्रेस इस बार गठबंधन कर सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें हासिल कर मोदी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने की बात कह रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि विपक्ष का काम सिर्फ बोलना है। इस बार जिस तरह से मोदी और धामी के नेतृत्व में जनता उमड़ रही है, इसे देख लग रहा है कि देश में फिर से मोदी सरकार बनने जा रही है। 140 करोड़ जनता ने संकल्प लिया है 400 से अधिक सीटें जिताने का। उस लक्ष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी की रैलियों में, रोड शो में एक जन सैलाब उमड़ रहा है, उन जन सैलाब से ये दिखता है कि हम 400 से अधिक सीटें जीत रहे हैं और प्रत्येक सीट लगभग 5 लाख पार के साथ हम अपने संकल्प की ओर बढ़ रहे हैं। विपक्ष खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। विपक्ष खुद एक दूसरे के लिए लड़ रहा है। आपस में रोज लड़ाई होती है, रोज झगड़े होते हैं और विपक्ष सिर्फ अपने परिवार के लिए लड़ रहा है, सिर्फ परिवार की सीटों के लिए लड़ रहा है। विपक्ष कोई देश की चिंता नहीं है, न किसी प्रदेश की, न किसी देश की चिंता है। चार धाम परिसर में रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने इस फैसले को सही बताया है। यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु के पहुंचने को राज्य की आर्थिकी के लिए सुनहरा अवसर बताया। आगे महेंद्र भट्ट ने कहा कि सीएम धामी यात्रा व्यवस्थाओं की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वह ग्राउंड जीरो पर जाकर यात्रियों से फीडबैक ले रहे हैं। यह आम जन और श्रद्धालुओं में उत्साह भरने वाला कदम है। निश्चित रूप से हमारा जो देवभूमि है, उस देवभूमि का अपने एक स्वरूप है, देवभूमि की अपनी मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं पर रहते हुए हमको अपने सब प्रकार की गतिविधियों पर रहना चाहिए। और अगर इस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती हैं जिससे संस्कृति की अवहेलना होती है, संस्कृति पर प्रश्न खड़े होते हैं, तो ऐसे को संज्ञान लेना सरकार का दायित्व होता है। और सरकार ने उन सब कृत्यों पर रोक लगाने का प्रावधान किया, हमने उसका स्वागत किया है। चारधाम यात्रा में समस्याओं को लेकर लगातार सियासत तेज होती नजर आ रही है। इसी बीच व्यवस्थाओं को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का बयान सामने आया है। प्रीतम सिंह का कहना है कि सरकार को चारधाम यात्रा की तैयारी पहले कर लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार चुनाव में व्यस्त रही, उनका यात्रा से कोई सरोकार नहीं रहा और जब व्यवस्थाएं पूरी तरह विफल हो गई।
कि मैं समझता हूं कि चारधाम यात्रा की तैयारी सरकार को पूर्व में कर लेनी चाहिए थी, पूरा होमवर्क कर लेना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कोई होमवर्क नहीं किया। पूरी की पूरी सरकार जो है चुनाव में व्यस्त रही, उनका यात्रा से कोई सरोकार नहीं रहा। लोग आगे, यात्री आगे, जब वो जा रहे हैं, जब व्यवस्थाएं पूरी तरीके से विफल हो गई, अब सरकार के हाथ पांव भी फूले हैं, कभी किसी को नामित कर रहे हैं, कभी किसी को नामित कर रहे हैं। नामित करने से व्यवस्था थोड़ी सुचारू रूप से हो जाएगी। चारधाम यात्रा प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है। आने वाले 20 मई के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन को और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब तक का रिकॉर्ड यह है कि स्कूलों की छुट्टियां होते ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं। लिहाजा जिला प्रशासन को इसके लिए व्यापक तैयारी करनी होगी। एआरटीओ एल्विन रोक्सी का कहना है कि रजिस्ट्रेशन और ग्रीन कार्ड भी बड़ी समस्या में और रोजाना बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं और उनके परिवहन को देखते हुए दूसरे स्थान पर वाहनों की तकनीकी जांच की जा रही है और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उन्हें ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण एसपी का कहना है कि 20 मई के बाद सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिले की सभी सीमाओं पर पुलिस बल लगातार निगरानी कर रही है। क्योंकि भीड़ अभी भी काफी थी, जाम की स्थिति थी, तो हमने एक फील्ड में शिफ्ट कर दिया है अपना गाड़ियों का चेकिंग का व्यवस्था। और बाकी काउंटर में कुछ प्रॉब्लम होगी या फिर अगर लगता है कि कमी हो रही है तो बढ़ा देंगे। जो कि मॉनिटरिंग शीर्ष स्तर से की जा रही है और उच्च अधिकारी गणों के द्वारा निरंतर इस संबंध में निर्देश जारी किए जा रहे हैं। चूंकि ये पूरी यात्रा कई जनपदों के स्तर में से गुजरती है, तो इसलिए सभी जनपदों का आपसी कोऑर्डिनेशन बेहतर होना आवश्यक है। इसलिए हम लोगों के स्तर पे जो निर्देश जिस रूप में अमल में लाने के लिए निर्देशित होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करना प्राथमिक दायित्व है हम सबका। और निरंतर चूंकि हरिद्वार प्रवेश द्वार है। सरोवर नगरी नैनीताल में चल रहे अवैध होटल, रेस्ट हाउस और होम स्टे में प्रशासन की ताबड़तोड़ छापेमारी से कारोबारी में हड़कंप मच गया है। इस दौरान 2 होटलों में 33 कमरे सील कर दिए गए हैं, 5 होटलों को नोटिस दिया गया है और 3 होटलों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने बताया कि अपंजीकृत और अवैध रूप से चल रहे होटलों पर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है और होटल में टैरिफ न लगाने पर चालान की जा रही है, ताकि आने वाले पर्यटन सीजन में पर्यटकों को उचित मूल्य पर अच्छी सुविधा मिल सके। साथ ही छापेमारी अभियान जारी रहने की भी बात कही। छापेमारी के दौरान नगरपालिका, बिजली विभाग, जल संस्थान और पर्यटन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। हम लोगों ने पूर्व में इसका सर्वे किया था, समस्त वार्ड वाइज टीम पूरी बनाई गई थी। समस्त वार्ड में जो हमारी टीम बनाई गई उन्होंने कुछ फीडबैक हमको दिया है। ऐसे होटल जो कि बिना पंजीकरण के हैं, जहां बहुत ज़्यादा अनियमितताएं हो रही हैं, सर्वप्रथम उनको चिन्हीकरण किया गया है। सर्वप्रथम हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जहां जिस भी होटल का पंजीकरण नहीं पाया जा रहा है, उस होटल को सील किया जा रहा है, ताकि भविष्य में इस प्रकार जो अनधिकृत तौर से होटल चल रहे हैं, ताकि जो गेस्ट यहाँ पर उत्तराखंड में पहुँच रहे हैं, टूरिस्ट यहाँ पहुँच रहे हैं, उनका भी सही हो सके, साथ ही गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है वो पूरी तरह से फुलफिल हो सके। जसपुर गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामजीवनपुर में एक शिक्षक को फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाना भारी पड़ गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विभागीय जांच के बाद आरोपी शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त शिक्षक बीते 24 साल से राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामजीवनपुर में सहायक अध्यापक पद पर तैनात था। आपको बता दें, हरगोविंद सिंह साल 2000 में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सरकारी प्राइमरी स्कूल में तैनात हुए थे। उन्होंने अपनी नियुक्ति के समय हाई स्कूल, इंटर और अदीब कामिल जमानिया उर्दू अलीगढ़ में प्रमाण पत्र लगाए थे। विभाग के पास इसकी शिकायत आई थी, जिसके बाद विभागीय जांच में उनका हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट फर्जी पाया गया। इस आधार पर आरोपी शिक्षक को बर्खास्त कर दिया गया है। जसपुर विकास खंड में हरगोविंद सिंह नाम के सहायक अध्यापक कार्यरत थे, तो इन पर जांच चल रही थी कि इनके द्वारा जो नियुक्ति पाई गई है वो उसमें हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के जो अंक पत्र हैं वो फर्जी है। तो उसकी जांच की गई थी, तो वो सर्टिफिकेट, उनके जो प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए थे। तो इनको 2020 में इनको सेवा से बर्खास्त किया गया था। फिर इनके द्वारा माननीय न्यायालय में अपील योजित की गई और कहा गया कि मेरे द्वारा अदीब, कामिल, अदीब
माहिर से जो है मेरे द्वारा नियुक्ति ली गई है। तो उस संबंध में कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा कहा गया पुनः इस पर जो है इसकी जांच की जाए कि इनका मामला क्या है। तो फिर इनके प्रकरण को पुनः जो है जांच की गई है। तो इसमें इनके द्वारा जो नियुक्ति का आधार था वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जो अंक पत्र जारी किए गए थे वही आधार था। और जिस अंक पत्र अदीब कामिल की जो बात कर रहे हैं उसकी भी जो जांच में वो भी सर्टिफिकेट जो है फर्जी पाए गए। तो पुनः इनकी प्रॉपर तरीके से नियमानुसार जांच कराने के उपरांत इनका भी पक्ष जाना गया। तो कोई इनका पक्ष संतोषजनक नहीं था। तो जांच आधार पर इनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। आह्वान संस्था की ओर से रामलीला मैदान पौड़ी में 2 दिन तक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका पौड़ी के विधायक राम कुमार पौड़ी ने उद्घाटन किया है। आह्वान संस्था की अध्यक्ष प्रियंका थपलियाल ने कहा कि अपोलो हॉस्पिटल के सहयोग से 2 दिन तक पौड़ी के रामलीला मैदान निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। हमारे अगर आप यहाँ देखेंगे हमारे 2 दिवसीय ये यहाँ पे एक शिविर लगाया गया है अपोलो फाउंडेशन और आह्वान संस्था के कोलैबोरेशन से। आप हमारे बीच में उपस्थित सारे जितने लोग हैं इसमें अगर आप विशेषज्ञ पूछेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक कार्डियो भी है, हमारे पास यहाँ पे फिजिशियन है, ईसीजी की सुविधा डॉक्टर के परामर्श पे होगी, गायनिक मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ है, न्यूट्रिशियनिस्ट है जो खाने का आहार परामर्श जो करेंगे, आपके डाइटिशियन भी यहाँ पे हैं और फिजियोथेरेपी भी यहाँ पे बताई जा रही है और मुफ्त में दवाइयों का वितरण भी हो रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली जनरल फिजिशियन की सुविधा दी है, जैसे बीएमडी कर रहे हैं, पीएफटी कर रहे हैं, ठीक है ना, ईसीजी में एचबी है, बीपी, शुगर, डाइटिशियन आ रखे हैं, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट आ रखे हैं, ठीक है ना, गायनिकोलॉजी डॉक्टर आ रखे हैं। ये सब सुविधा हम यहाँ पर दे रहे हैं जिसको, और साथ में मेडिसिन भी बांट रहे हैं अपोलो फाउंडेशन के बिहाफ पे, सारा कुछ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम हर गांव हर शहर में होने चाहिए और इसका बहुत लाभ मिलता है। जिन लोगों को अपने शरीर के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में पता नहीं होता है, ऐसे शिविर में जाकर वो अपना परीक्षण कराते हैं, जांचें कराते हैं और उसके अनुकूल आगे भविष्य में अपना ट्रीटमेंट कराते रहेंगे तो उनको लाभ होता है। मैं आह्वान संस्था और उसके साथ समस्त कार्यकर्ताओं का, जो भी कार्यकर्ता सहयोग में हैं, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ऋषिकेश में एम्स के पीछे स्थित शिवाजी नगर में रविवार को एक गौ आश्रम में भीषण आग लग गई। इससे गौ आश्रम के अंदर 2 गौवंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 घायल हैं। सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची। रसोई में रखे 2 गैस सिलेंडर आग की चपेट में आ गए, जिसके कारण जोरदार धमाके के साथ पूरा इलाका गूंज उठा। उत्तरकाशी में रमालगांव के एक स्कूल में एक नाबालिग छात्रा के साथ अध्यापक ने दुष्कर्म कर दिया। इस घटना के बाद से लोगों में काफी आक्रोश है। अस्पताल में पीड़िता का इलाज चल रहा है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि वे 4 धाम यात्रा पर गए हुए थे। जब उन्हें इस घटना का पता चला तो उन्होंने एफआईआर कराई और बच्ची को दून अस्पताल में एडमिट कराया। परिजनों ने आरोपी शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। तो सर कल दूसरे की लड़की साथ रिश्ता है, इसलिए उसको फांसी की सजा हो सर, ऐसी सजा हो सर, फांसी से बढ़कर जो कोई सजा होगी। देखिए मेडिकल कंडीशन बच्ची की बिल्कुल स्टेबल बनी हुई है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो अपने घर हम उसको भेज सकते हैं। बाकी आप सबसे अपील है कि इस तरह के में यहाँ पर भीड़ ना लगाएं। काशी जनपद के मोरी ब्लॉक के रमाल गांव का मामला ये है और एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला है। शिशु विद्या मंदिर जो पुरुला में है, होरी में है, वहाँ के किसी अध्यापक ने बलात्कार किया और वो बालिका यहाँ पर ट्रीटमेंट ले रही है। देखिए सबसे पहले तो मैं पूरे मीडिया की तरफ से, पूरे जनमानस की तरफ से इस और अपने तरफ से मैं इस घटना की निंदा व्यक्त करता हूँ। इस जो भी घटना हुई एक निंदनीय घटना है और जो भी दोषी था उसको ऑलरेडी जो है जेल भेज दिया गया है। उस पर पोक्सो एक्ट के तहत जो है केस दर्ज हो चुका है और मैं अभी बच्चे से मिल के आया हूँ। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ और मैं जिस तरीके मैंने अभी उनसे मिल के, तो बच्चे की जो हालत है वो स्टेबल है। मैं आपके माध्यम से, सभी जनमानस के माध्यम से जो भी मिलने आते हैं, संवेदना व्यक्त कर रहे हैं।
मंगलोर के नारसन क्षेत्र के गांव गधोरोना में आंगनबाड़ी केंद्र 7 पर व्यवस्थाएं चरम पर है। यहां पढ़ने वाले बच्चों को वितरित होने वाला पोषाहार नहीं मिल रहा है और जो खाना नहीं मिल रहा है वह भी साफ सुथरा परोसा नहीं जा रहा है, लिहाजा बीमारियों का खतरा बना रहता है। आंगनबाड़ी में अव्यवस्था का आलम यह है कि साप्ताहिक मीनू भी केंद्र पर नहीं चस्पा है, जिससे उन्हें भोजन के बारे में पता नहीं चल पाता और पोषाहार के नाम पर छोटे बच्चों को सिर्फ दलिया और खिचड़ी से ही संतुष्ट होना पड़ता है। जबकि जिस मकान से आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 7 का संचालन किया जा रहा है उसका किराया भी 700 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है। जब आंगनबाड़ी संचालिका से तमाम अनियमितताओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जबकि क्षेत्र में सीडीपी ने कहा कि मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, मीनू नहीं लगा पाई अभी, फट गया था वो। क्या कोई अधिकारी यहाँ पे चेकिंग के लिए नहीं आता? नहीं आते हैं। अच्छा, बच्चों को आहार जो देते हैं, ये बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या क्या देते हैं करके, क्या आपको याद है? हाँ जी, बताइए जरा। शुरू वाले दिन सोमवार को देते हैं नमकीन जवे, और सेकंड ट्यूसडे में देते हैं वो क्या नाम हलवा, बुधवार में हलवा है, सेकंड में है मंगलवार में खिचड़ी। कह रहे हैं कि गधोरोना में किसी केंद्र की शिकायत, आप कह रहे हैं कि किसी केंद्र में बच्चे कम थे, तो हो सकता है गर्मी की वजह से किसी कारण से ना आए हों। बाकी अगर कहीं कोई शिकायत है जैसे कि साफ सफाई का किसी भी, तो उसमें क्षेत्रीय सुपरवाइजर से उन्हें जांच कराएंगे कि भाई थोड़ा साफ सफाई का, आजकल गर्मी का मौसम है, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। और कई चीज़ें होती हैं, पानी टाइम से पिलाएं, बच्चे की साफ सफाई हो, खाना हल्का फुल्का खाना जो भी केंद्र में मिलता है वो टाइम से मिलता रहे। तो इस तरह की कई चीज़ें हमारे केंद्र में चलती रहती है। अगर कहीं इस तरह की शिकायत है तो संबंधित क्षेत्रीय सुपरवाइजर को हम निर्देशित करेंगे, उनसे जांच कराएंगे, कोई कमी होगी, कहीं दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। अल्मोड़ा में बीती रात हुई बारिश से गर्मी और जंगल की आग से राहत मिली है। वहीं जंगलों में धधक रही आग भी काफी हद तक बुझ गई। इससे वन विभाग ने कुछ हद तक राहत की सांस ली। जंगलों में लगी भीषण आग से जहां वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है, तो वहीं वन्य जीवों के आशियाने भी उजड़ गए हैं। सुबह आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं। वहीं जंगलों की आग बुझने से पहाड़ों पर धुंध भी कम हो गई है। आपको बता दें, उत्तराखंड में अप्रैल के पहले हफ्ते से लगी आग अब तक कई जिले प्रभावित हुए हैं, जिसमें गढ़वाल मंडल के पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी से लेकर कुमाऊं मंडल का नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ शामिल है। वहीं जंगलों में लगी आग से बचने के लिए खूंखार जंगली जानवर आबादी की ओर रुख करने लगे हैं। कोई इंसान तो कोई इंसानों और पालतू जानवरों का निवाला बन रहा है। कल रात यहाँ बारिश भी हुई थोड़ा बहुत, और आंधी तूफान गरज के साथ, और जो जंगलों की आग थी वो थोड़ा बहुत कहीं कहीं बंद भी हो गई है, कहीं कहीं है अभी थोड़ा बहुत, मैं जरा राहत मिली है गर्मी से भी। उत्तराखंड में आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पिछले 7 दिनों से 35 जगह पर जाकर बैठकों में शामिल हुए हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जैसे ही निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी, उसके बाद वे अपनी पार्टी के पर्यवेक्षकों को सभी निकायों में भेजेंगे। वहां से प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि अभी मतदाता सूची में जो नाम छूटे हैं उनको जोड़ने का काम किया जा रहा है। अभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत के चुनाव की दृष्टि से पार्टी ने अपने कार्यक्रम की श्रृंखला को बढ़ाया है। मेरा 7 दिन का प्रवास ऐसी 35 स्थानीय निकायों में मेरा जाना हुआ, और यहाँ हमने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की है। साथ साथ जिनकी मतदान सूची में नाम रह गए थे वो मतदान सूची में वो नाम चढ़े, गलत नाम हटें, उसके लिए पूरे कार्यकर्ताओं ने उसमें प्रयास किया है। 20 तारीख तक उसकी तिथि है और अभी भी मतदान सूची में नाम जोड़ने का काम चल रहा है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने रविवार को केदारनाथ धाम की सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को श्रद्धालुओं के साथ सौम्य व्यवहार रखते हुए उनकी मदद करने को कहा। साथ ही केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में 50 मीटर की दूरी पर
वीडियोग्राफी और सोशल मीडिया रील्स बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए ताकि मंदिर परिसर दर्शन करने के लिए आए श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिस वजह से व्यवस्थाओं को बनाने में थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं। आज चारधाम यात्रा का केदारनाथ धाम के कपाट खुले हुए 10वां दिन है 2024 की चारधाम यात्रा का। और इस अवसर पर मैं स्वयं आज सुबह आया था यहाँ की व्यवस्थाओं को देखने, और इस बार अप्रत्याशित अभी तक भीड़ आई है श्रद्धालुओं की, और डेली लगभग 30,000 से भी अधिक श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके जा रहे हैं। और निश्चित रूप से ये यहाँ पर जो भी मंदिर की सारी व्यवस्था से जुड़ी हुई सारी एजेंसीज हैं, ये सारी टीम जिस तरह से तालमेल के साथ काम कर रही है, मेरे ख्याल से ये बहुत एक अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से सरकार के सभी अंग मिलकर जब काम करते हैं तो एक अच्छे बड़े कार्य को अंजाम देते हैं। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दीप पाठक ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को ऑनलाइन ज्ञापन भेजा है। इस ज्ञापन में उन्होंने कहा कि टनकपुर में मां पूर्णागिरी का मेला चल रहा है, लेकिन सड़क बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई है। इस सड़क से हजारों श्रद्धालु पैदल और छोटे ई रिक्शा से आना जाना करते हैं। सड़क के किनारे कहीं पर भी यात्रियों के अल्प विश्राम के लिए कोई स्थान, कोई टीन शेड नहीं बना है, जिससे यात्रियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री से सड़क मरम्मत करने, यात्री शेड का निर्माण और हैंडपंप बनवाने की मांग की है। मां पूर्णागिरी का मेला चल रहा है। आचार संहिता के नाम पर यहाँ के अधिकारी हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आचार संहिता लगी है, कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो इसलिए मुझे मजबूर होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना पड़ा है कि आज जो पूर्णागिरी का मेला चल रहा है, इतने श्रद्धालु ये अपने जो पुल का रास्ता है अपना शारदा बैराज का, शारदा घाट तक का, तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखा है। इसमें मैं जीएम से भी मिला, यहाँ के उप जिलाधिकारी को भी हमने अवगत कराया, लेकिन किसी के कान में जू नहीं रह रही है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।